हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत उमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। ठीक है, जहां पर प्रोवाइड होती है आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी ऐसा नहीं कि 2-4-5 चैप्टर्स पूरे, केजी से लेकर क्लास 12 तक एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी प्रोवाइड किया जाता है। और यहां पर मैं आपको क्लास 11th पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री की, जिसमें भी ये नहीं कि इस साल कोर्स कंटेंट अगर 9 चैप्टर का है तो सिर्फ 9 चैप्टर नहीं सर, मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला कि आपको ना तो कॉम्पिटेटिव के बेस में दिक्कत आएगी, ना जेई के बेस में दिक्कत आएगी, ना नीट के बेस में दिक्कत आएगी। पक्का? तो अपन पिछली क्लास में कुछ पढ़ चुके थे। हाँ सर, पढ़ चुके थे ना, अपन ने बहुत कुछ देख लिया था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देख ली थी, और हमारे फाइनली एक शेर आ गए थे मार्केट में, एक अंकल मार्केट में आ गए थे। अब अंकल ही बोलेंगे, बहुत उम्र हो गई है। रदरफोर्ड साहब आ चुके थे, आ गए थे क्या नहीं, और प्रोटॉन के बारे में दुनियादारी आके मेरे सामने रख के चले गए थे। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीज अच्छी बात है। लेकिन अब 2 सब एटॉमिक पार्टिकल आ चुके थे। कौन कौन आ गया था? एक इलेक्ट्रॉन मिल गया था, एक प्रोटॉन मिल चुके थे, 2 जिगरी यार आपस में मिल चुके थे। लेकिन अभी भी कमी थी एक 3 की। आपने सुना होगा ना, जब भी ये टीम होती है ना, 3 की टीम होती है, ये 3 तिगाड़ा होता है ना, ये बहुत कमाल मचाता है। आपने देखा होगा, आपके भी फ्रेंड्स होंगे, 3 होंगे मोस्ट प्रोबेबली, आप देखोगे ना 3 या 4 ऐसे ही रहते हैं। 2 में नहीं, 3 जो जोड़ी होती है ना, उसी में 3 इडियट्स आपने देखा, ये 3 लोग थे क्या नहीं? कौन कौन था? चलो ठीक है, कभी बात करेंगे उनके बारे में भी। राजू रस्तोगी, फरहान, और वो क्या था अपना, फुनसुक फांगड़ू। अच्छा ठीक है, तो पॉइंट इज दैट कि थर्ड वाले को लेके आना था सर, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन लाना तो पड़ेगा। तो चलिए चालू करते हैं अपन अपने मजेदार सेशन की, और आज देखते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की बात आई कैसे। जब 2 आ गए थे, 2 से क्यों नहीं खेल लिया? 2 दोस्त भी तो होते हैं, आपस में लगे रहते, क्या दिक्कत है? एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन प्रोटॉन, दोनों बढ़िया जा रहे, घूम रहे, सुबह शाम चल रही है उनकी डेट, क्या दिक्कत है? ये तीसरे को लाने की क्या जरूरत थी? कबाब में हड्डी क्यों पैदा करी गई? तो वो क्यों करी गई, देखते हैं जरा आगे। तो सर, लाने वाले साइंटिस्ट का नाम था चैडविक। कौन था? चैडविक। अब सर कुछ लोग ये बोलते हैं, सर आप ये कबाब में हड्डी ले आए, अच्छी बात है न्यूट्रॉन, लेकिन सर सबसे लेट क्यों आया ये? पहले क्यों नहीं आया? इलेक्ट्रॉन से पहले आ जाता, प्रोटॉन से पहले आ जाता, लेकिन सबसे आखिरी में नंबर क्यों आया? पहला क्वेश्चन तो ये। तो मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो तुम। अब जरा समझो, ये लोग जो केस लगा रहे थे, वो केस क्या लगा रहे थे? जब हमने बात करी थी थॉमसन की, तो थॉमसन ने क्या करा भैया, एक अरेंजमेंट बनाया था पूरा, आपने देखा था कैथोड रेस का। और इनने क्या करा था कि जो रेस को पास कर रहे थे, इनने कहा रेस के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे। हमने कहा था अच्छी बात है, पार्टिकल्स होंगे। उसके अराउंड फिर आपने याद किया होगा, इनने लगाई थी फील्ड, इनने लगाई थी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, याद आ रहा है कुछ? ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी इनने, ये और ये, मान लो ये पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव थी, यही थी। अब इसमें क्या हुआ, कैथोड रेस को पास किया था। किसको पास किया था सर? कैथोड रेस को। तो कैथोड रेस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा था सर? इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन था जो कि नेगेटिवली चार्ज था। कैसा चार्ज था? नेगेटिवली। तो जैसे ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, तो ये किधर की तरफ बैंड हो गए थे सर? ऊपर की तरफ। किधर की तरफ बैंड हो गए थे? ऊपर की तरफ। कि ये सारी कैथोड रेस किधर की तरफ मूव कर गई थी? टुवर्ड्स पॉजिटिव। दैट मींस कंफर्म हो गया था कि वो जो कैथोड रेस है, उसके अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, और उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा है सर? नेगेटिव। और यहीं से हमने बता दिया था कि कौन पैदा हो गया हमारा? इलेक्ट्रॉन। पैदा तो नहीं हुआ था, डिस्कवर हो गया था, क्योंकि पैदा तो बहुत पहले हो गया था। जब हमने न्यूक्लियर रिएक्शन कराई थी, एटम को तोड़ दिया था, मरोड़ दिया था और फिर जोड़ दिया था, तब पता चला था कि उसके अंदर से कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ओके, फिर आगे बढ़े थे, आगे बढ़े थे तो गोल्डस्टीन आए थे, जिनने एनोड रेट के बारे में बताया था, है ना? गोल्डस्टीन आए थे, किसके बारे में बताया था? एनोड रेस। ये अपनी फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड, उनने बोला था ये नेगेटिव प्लेट मान लो, ये पॉजिटिव प्लेट मान लो, ठीक है। अब इधर पे जैसी एनोड रेस जा रही थी, एनोड रेस के बारे में किसने बताया था? गोल्डस्टीन ने। लेकिन रदरफोर्ड आए, उनने कहा सर इस रेस के साथ भी कोई ना कोई पार्टिकल होगा, और वो पार्टिकल को जब हमने किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो देखा वो पार्टिकल किसकी तरफ मूव कर गया था? नेगेटिव वाली की तरफ। किसके तरफ मूव कर गया था सर? नेगेटिव वाली की तरफ। तो जब वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, दैट मींस वो खुद कैसा होगा? पॉजिटिव। और उसी को नाम दिया था सर प्रोटॉन।
क्या नाम दिया था? प्रोटॉन। मतलब जो साइंटिस्ट पहले काम कर रहे थे उनकी मंशा यही थी कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, कहीं भी घूम जाए अपना काम हो जाएगा, क्योंकि जहां भी कोई सरकेगा अपन को पता चल जाएगा भैया वो पॉजिटिव है, भैया वो नेगेटिव है, भैया वो इलेक्ट्रॉन है, भैया वो प्रोटॉन है। लेकिन उनके दिमाग में यह बात नहीं गई सर कोई ऐसा भी तो सब एटॉमिक पार्टिकल हो सकता है जिसपे कोई चार्ज ही ना हो, जो सीधे भग जाए, जो कहां भग जाए? सीधे चले जाए। तो ऐसा उनने सोचा नहीं था। अब ऐसा साइंटिस्ट लोग बाद में सोच रहे थे, फिर वो लगाम किसके हाथ में दी? चैडविक के हाथ में। इनने कहा सर मैं सोचता हूं ऐसा और मैं कोशिश करूंगा और मैं निकाल के लेके आऊंगा। अच्छा सर एक बात और बताओ, ये तो अभी हम सोच रहे हैं कि जब न्यूट्रॉन के बारे में कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो आप बोलोगे सर सीधे चला जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन सर उस समय आपके दिमाग में कैसे आया कि न्यूट्रल हो सकता है? आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, भैया इलेक्ट्रॉन मिल गया, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, आपको प्रोटॉन मिल गया, आपकी कहानी खत्म हो जानी थी कि नहीं? मैंने कहा हो गई थी कहानी खत्म। मैंने कहा हो गई थी कहानी खत्म। सबने मान लिया था दो ही है आपके सब एटॉमिक पार्टिकल। काउंटिंग 34 आई थी, तो क्या कौन सा 34 पे अभी हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमने मान लिया था दो ही हैं। लेकिन सर दिक्कत आई थी, क्या दिक्कत आई थी आप समझना। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, ये समझना। इसको हटा दूं, ये तो समझ गए ना, ये तो पुराना पड़ा हुआ है कि भैया इनकी कहानी चल रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसलिए न्यूट्रॉन पकड़ा नहीं गया, इसीलिए न्यूट्रॉन छूट गया, कहीं बैठ के चने खा रहा था बीच में, यहीं पर, यहां बीच में बैठा हुआ था, यहां पर कोई पकड़ के तो दिखाए। बढ़िया चने मूंगफली सब दबा ली उसने, चना जोर वगैरह सब निपटा लिया, पूरा एकदम दो पैक भी कर लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई पकड़े तो कहता इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को झुकाड़ ही नहीं पाएगी, मैं तो सीधे निकल जाऊंगा भगता हुआ एकदम जूम। उसी का जलवा था। तो हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर पकड़ा कैसे कि कुछ और भी होगा अंदर, ये कैसे पकड़ा ये बताता हूं मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सर अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो था, कौन सर? इलेक्ट्रॉन, इसका मास बहुत कम था कि नहीं? तो हमने कहा था इसका कंट्रीब्यूशन एटॉमिक मास में कुछ भी नहीं है, इसका कंट्रीब्यूशन एटॉमिक मास में कुछ भी नहीं है। कहा था कि नहीं कहा था? फिर आपको मिला था प्रोटॉन। क्या मिला था सर आपको? प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास मैंने कहा था कुछ होता है, इससे 1836 टाइम भारी था कि नहीं? 1836 टाइम्स किससे भारी था? इलेक्ट्रॉन से। तो हमने कहा था भैया इसका कंट्रीब्यूशन किसमें होता है? एटॉमिक मास में। मतलब एटम का पूरा मास सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन पे। ये तब का कथन था, आज का कथन नहीं है। एटॉमिक मास पूरा किस पे डिपेंड करता है सर? प्रोटॉन पे। किस पे डिपेंड करता है सर? प्रोटॉन पे। हमने कहा ठीक है सर बात मान लेते हैं आपकी कि आप बोल रहे हो प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, तो ठीक है। अब इनने टेस्ट किया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के अंदर चेक किया तो एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है भैया। तो इसमें आया एक प्रोटॉन। कितना आया? एक प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन का मास वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, बताया क्या नहीं बताया? लेकिन अभी मान लो उस पूरी वैल्यू को मैं 1U मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं सर? 1U। अच्छा 1U पे फिर घबरा तो नहीं गए ना? पढ़ाया था मोल कंसेप्ट में, अगर डाउट है तो एक बार चले जाओ मोल कंसेप्ट में। 1U को मैंने क्या नाम दिया था? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यूनिफाइड मास। क्या नाम दिया था? यूनिफाइड मास। 1U। मान लिया कि प्रोटॉन का जो भी मास ग्राम में या केजी में था उसको अपन कितना मान के चलते हैं? 1U। कितना मान के चलते हैं? 1U। और फिर बाद में टेस्ट किया गया, आज की डेट में भी देखो तो हाइड्रोजन का मास लगभग कितना होता है? 1U। तो हमने कहा सही जा रहे हैं सर, एटॉमिक मास पूरा किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन पे। किस पे डिपेंड करता है सर? प्रोटॉन पे। लेकिन मेरे मन में एक चीज और आई, मैंने कहा आपने हाइड्रोजन टेस्ट किया, एक और कर लो, एक और किसी और को लेके कर लो। तो फिर किसी के मन में आया सर सोडियम को करते, मेरा फेवरेट है। मैंने कहा ठीक है चलो सोडियम कर लो। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर सर 11। तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे सर? 11 प्रोटॉन होंगे। एक प्रोटॉन का मास 1U होता है तो 11 प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा सर? 11U हो जाएगा। दैट मीन्स उसके अंदर 11 प्रोटॉन है, दैट मीन्स 11 प्रोटॉन का मास कितना हो गया? 11U। तो सोडियम का एटॉमिक मास आना चाहिए था 11U। कितना आना चाहिए था? 11U। लेकिन सोडियम का मास कितना होता है सर? सोडियम का मास होता है 23U। ओ अब है ना,
आपके अकॉर्डिंग तो प्रोटॉन एटॉमिक मास प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। सोडियम में प्रोटॉन कितने होते हैं 11, तो उसके हिसाब से एटॉमिक मास कितना हो जाना चाहिए 11 यू। लेकिन हम तो जानते हैं सोडियम का मास कितना होता है सर 23 यू। अब कहानी फंस गई कि सर अगर पूरा एटॉमिक मास प्रोटॉन पे डिपेंड करता है तो सोडियम का एटॉमिक मास 11 आना चाहिए था, 23 कैसे आ गया? इलेक्ट्रॉन तो वर्जित है, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करेगा भी नहीं, तो मतलब कोई तीसरा व्यक्ति है जो आ रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति। तो मैंने कहा वही चीज तो देखनी पड़ेगी। और फिर समझो, चलो ऐसा भी मान लो कि वो जो तीसरा व्यक्ति था वो प्रोटॉन के बराबर ही होता। किसके बराबर होता? प्रोटॉन के बराबर। तो प्रोटॉन के बराबर होता तो भैया वो भी होता 11x, मान लो जो भी आता। किसकी बात कर रहा हूं मैं? न्यूट्रॉन की। तो वो भी कितने होते? 11 होते। और 11 और 11 कितना हो जाता? 22। सर 11 11 22, तो भी नहीं आ रहा है, तो भी 23 आ रहा है। मतलब वो जो तीसरा व्यक्ति है वो प्रोटॉन से भी ज्यादा भारी है। वो जो तीसरा व्यक्ति है वो प्रोटॉन से भी ज्यादा भारी है। जैसे इलेक्ट्रॉन से कई गुना ज्यादा भारी कौन था? प्रोटॉन। और जो तीसरा व्यक्ति जो यहां मिसिंग दिख रहा है, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है एटॉमिक मासेस में, वो क्या है? मिसिंग है। अब वो कहां मिसिंग है वो देखना पड़ेगा। और यही मिसिंग को निकालने के लिए चैडविक सर ने बोला सर मैं चालू करता हूं कुछ, मैं देखता हूं कैसे नहीं आता ये, मैं निकाल के बताऊंगा। ये जो तीसरा एलिमेंट, सॉरी तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल गायब है, उसको निकाल के दिखाएंगे। कहां छुपा है? खाने दो, चने देखते हैं, पकड़ के लाता हूं मैं इसको। तो ऐसे आया था सर न्यूट्रॉन की खोज का मोटिव। क्योंकि सर मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, अगर नीड नहीं है ना तो आप कोई काम नहीं करोगे। ठीक है, ये फैक्ट है। शादियां जब होती हैं तभी आप कपड़े लेने जाते हो, क्योंकि भैया शादियों में पहनने हैं। जब नीड नहीं है तो नहीं करोगे आप कोई काम, ये फैक्ट है। होमवर्क तब करते हो जब आपको कल सबमिट करना है। पढ़ाई तब करते हो जब आपको उससे कोई फायदा है या आपको कल सबमिट करना है। यह बात हमेशा याद रखिएगा, जब तक नीड नहीं जानोगे आप कोई काम नहीं कर पाओगे। अब नीड यहां हो गई थी ना, क्योंकि भैया प्रोटॉन पे पूरी डिपेंडेंसी नहीं है मास की, कोई और भी है, तो वो और को निकालना पड़ेगा। अब साइंटिस्ट के बीच में बात चल रही कौन निकालेगा कौन निकालेगा, तो चैडविक ने कहा मैं निकाल देता हूं भाई, नाम दर्ज हो जाएगा मेरा केमिस्ट्री के अंदर, नोबेल प्राइज मिल जाएगा। ऐसा उनने सोचा और चालू हो गए भैया। अब क्या किया उनने वो देखते हैं। पहले ये जो लिखा है ना, ये थोड़ा बहुत, ये थोड़ा लिख लो फटाफट कि भैया एटॉमिक मास इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता, इस पे करता था। ये इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताता हूं चैडविक साहब ने क्या किया था। मजेदार थी, एक नंबर काम। ठीक है, चलिए फटाक से करिए, जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए। अच्छा हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं? चलिए हटा दूं। चलिए अब चैडविक साहब ने क्या किया वो देख लेते हैं। इनने कुछ नहीं किया, एक एलिमेंट लिया और वो एलिमेंट था अपना बेरिलियम। कौन सा एलिमेंट था सर? बेरिलियम। इनने बेरिलियम को लिया और उस बेरिलियम में इनने क्या करा, बेरिलियम की एक शीट ले ली, मान लीजिए, बम्बार्डेड अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम विथ अल्फा पार्टिकल्स। अब सर अल्फा पार्टिकल्स क्या है? अभी अल्फा पार्टिकल्स को लोड मत लो। अल्फा पार्टिकल के लिए एक इनने सोर्स लिया, वो सोर्स था सर हीलियम। जो हीलियम होता है ना, इसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। और इनने इनके बीच में रिएक्शंस करवाई। क्या करवाई सर? रिएक्शन। और ये ऐसी वैसी रिएक्शन नहीं थी सर, ये थी न्यूक्लियर रिएक्शन। मैंने आपको कहा ना, जब आप फंस जाते हो कहीं पर तो आप इसी का सहारा लेते हो। किसका सहारा लेते हो? न्यूक्लियर रिएक्शन। सर लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन कराना आसान काम नहीं होता, मैंने आपको पहले भी कहा था। सर एटम टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रहे हैं, वो बात हो गई नॉर्मल केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब न्यूक्लियर रिएक्शन की बात होती है तब टकराते हैं सर न्यूक्लियस। कौन टकराता है? न्यूक्लियस। इसके चलते ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। जितनी भी आपकी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन से, एटम बम से, सब काम करते हैं सर न्यूक्लियर रिएक्शन पे। और ये आम रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि इसमें कई सारे रेडिएशंस निकलते हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक और हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था वो रेडियम बताया था कि सब लोग बोलते हैं अरे सर चमक रहा है चमक रहा है, अरे सर ऊपर देखिए क्या बढ़िया मौसम बना दिया हमने कमरे के अंदर। तो भाई वो चीज रेडियम नहीं थी, मैंने आपको बताया भी था वो क्या था, फॉस्फोरेसेंस। क्योंकि रेडियम होता ना तो आप तो चमक ही जाते और कईयों को चमका देते आप, ठीक है, लेकिन वो नहीं चमकता जो आप चमकाना चाह रहे थे।
फिर ऐसा चमकाने का क्या मतलब हुआ जिसमें आप ही चमक गए? ठीक है, चमका मैंने क्या बोला? नहीं चमका, मेरे को भी नहीं चमका, आ जाओ छोड़ो, अपन अपना काम करते हैं। तो सर कहने का मतलब था न्यूक्लियर रिएक्शन। इनने क्या करवाई? न्यूक्लियर रिएक्शन कराई। इनने बेरिलियम को और हीलियम को दे पटाक करवा दिया, एकदम घुसेड़ दिया, बम्बार्ड करवा दिया। और हीलियम को क्यों लिया गया? क्योंकि मुझे अल्फा पार्टिकल चाहिए था जो एक्ट कर रहा है एज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये टकराया किससे? बेरिलियम के न्यूक्लियस से। मैंने कहा ठीक है सर, बेरिलियम के न्यूक्लियस से टकराया, फिर क्या? तो इनने कहा अब जरा ध्यान से समझना, सर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 4। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या था? 2। तो दो बेरिलियम का न्यूक्लियस और हीलियम का न्यूक्लियस आपस में टकराए और एक नया न्यूक्लियस तैयार हुआ। क्या हुआ सर? एक नया न्यूक्लियस तैयार हुआ। मैंने कहा ना सर, ये थ्योरी पूरी अलग है। अपन पढ़ते थे एटम कभी चेंज नहीं होता, एटम कभी नया नहीं बनता, एटम कभी खराब नहीं होता, ये सब बात थी ना। ये कब के लिए? जब केमिकल रिएक्शन थी। मैंने कहा था न्यूक्लियर रिएक्शन में कहानी बदल जाती है, क्योंकि मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो केमिकल रिएक्शन इज अलग ही लेवल। ठीक है, ऐसे कर देना केमिकल किसको? न्यूक्लियर रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन बढ़िया है भाई, लॉस के तहत चलती है, इसमें कोई लॉस नहीं होते। इसमें तो दे उठा के फेंक के मार के दो होगा, देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, अब बेरिलियम का न्यूक्लियस और हीलियम का न्यूक्लियस आपस में टकराए, खत्म, और एक नया न्यूक्लियस आपके सामने। बेरिलियम का एटॉमिक मास 4, हीलियम का एटॉमिक मास 2। तो जो नया न्यूक्लियस तैयार हुआ, सर सॉरी, मैंने बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 बोला है और हीलियम का एटॉमिक नंबर भी 2 बोला है। और जो नया न्यूक्लियस चालू हुआ उसका एटॉमिक नंबर हो गया सर 6। 4 + 2 कितना हो गया? 6। और आप जानते हो एटॉमिक नंबर 6 इज मींस कार्बन। देखिए कार्बन बन गया। ठीक है, फिर आप जानते हो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? सर 12 होता है ना। देखिए 12 लिखा है। लेकिन सर बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना था? 9। हीलियम का एटॉमिक मास कितना था? 4। 9 + 4 करो, कितना होता है? 12 होता है क्या? नहीं सर, 9 + 4 तो होता है 13। कितना होता है सर? 13। और यहां पर कितना आ रहा है? 12। मतलब सर कहीं ना कहीं 1 यूनिट लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं 1 यूनिट लॉस हो रहा है। मैंने कहा ठीक है यार। और ये जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, और यहां से एक ट्रेमेंडस एनर्जी निकल रही है, रेडिएशंस निकल रही है। क्या निकल रही है? ट्रेमेंडस एनर्जी निकल रही है। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने क्या करा, ये जो एनर्जी जा रही थी, इस एनर्जी को ट्रैप कर लिया। मैंने कहा इसके अंदर मेरा कुछ ना कुछ माल जा रहा है। कौन सा माल जा रहा है? मेरा मास 12 आया, लेकिन एक्चुअल में आना कितना चाहिए था? 13। मतलब कोई एक तो गायब हो रहा है, और उसको मेरे को पकड़ने का है भाई, छोड़ेगा नहीं मैं पूरा। मैंने कहा भाई 2 लोग लग जाओ, एनर्जी को पकड़ो, एक एक को 150 रुपया देगा, लेकिन वो जाना नहीं चाहिए। तो उनने कहा ठीक है सर, वो नहीं जाएगा। उनने पूरी एनर्जी को ट्रैप किया। एक आता है पैराफिन वैक्स, ऐसा पैराफिन वैक्स करके आता है। इसका कोई आपको काम नहीं है, बस समझिए। पैराफिन वैक्स जिसका काम था, उनने वो जो रेडिएशन को पकड़ लिया था, उनने उसको फिर पैराफिन वैक्स से निकाला, तो सारी रेडिएशन निकल गई। लेकिन उसके अंदर अगर कोई भी पार्टिकल्स होंगे, क्या होंगे? कोई भी पार्टिकल, तो पैराफिन वैक्स उस पार्टिकल को वहां रोक लेगा। ठीक है, और फिर मैंने जब चेक किया तो रेडिएशन से उड़ गई, लेकिन जिसको मुझे पकड़ना था वो पकड़ाई में आ गया। उसमें मुझे कुछ पार्टिकल्स मिल गए। क्या मिल गए मेरे को? उसमें कुछ पार्टिकल्स। और वो जो पार्टिकल मिला मुझे, उस पार्टिकल का मास, वो मुझे पार्टिकल जो मिलके आया ऐसा, उसका मैंने मास चेक किया तो वो कितना आया? लगभग 1 U। मैंने कहा यही जो गायब हो रहा था धीरे से, 12 आना कितना चाहिए था? 13। मतलब वो जो एक पार्टिकल भाग रहा था जिसका मास कितना था? 1 U, उसको मैंने पकड़ लिया, उसको मैंने पकड़ लिया। लेकिन सर मेरे को पता चला, जब मैंने उस पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड से दौड़ा के देखा तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। ना ये व्यक्ति पॉजिटिव था, ना ये व्यक्ति नेगेटिव था, दोनों ही नहीं था। तो मैंने कहा मतलब ये व्यक्ति न्यूट्रल है। ये व्यक्ति कैसा है? न्यूट्रल। लेकिन इसका मास है। तो ये देखिए मैंने क्या दिखाया? N। N स्टैंड्स फॉर ये पार्टिकल, और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए मैंने क्या दिखाया? 0। ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उसका मास है कितना? 1 U। और इसी को नाम दिया चैडविक साहब ने। भैया क्या नाम दिया? अरे बता दो भैया, कहीं तो लिखा होगा। नहीं लिखा है क्या? लिखा है ना सर। ये क्या कहते हैं इसको? न्यूट्रॉन।
तो तब जाके पता चला कि सर एटम के अंदर तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है जिसका मास लगभग प्रोटॉन के बराबर है, बल्कि हल्का सा ज्यादा ही है, बल्कि हल्का सा ज्यादा ही है, और उसको नाम दिया जाता है न्यूट्रॉन। ना तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ना तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। वो इलेक्ट्रिकली कैसा है सर? न्यूट्रल है। और यहां से अपन को पता चल गया कि एक थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका नाम था न्यूट्रॉन। क्या नाम था सर? न्यूट्रॉन। इसका मास भी मैं बताऊंगा आपको। वैसे तो आप लगभग मास मान लो किसके बराबर है? प्रोटॉन के बराबर, लेकिन हल्का सा ज्यादा होता है, और वो भी थर्ड और फोर्थ डेसिमल प्लेस पे वैल्यूज चेंज होती है। बाकी तो 1.67 ही है दोनों का। थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे ही उनकी डेसिमल पॉइंट चेंज होता है, बाकी तो लगभग सेम है। तो भैया यही वाली बात हुई। चैडविक साहब ने तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल निकाल के आज मेरे हाथ में रख दिया और बोला सर ये लीजिए, ये तीसरा पार्टिकल है जो एटम के अंदर प्रेजेंट है। और एक और बात याद रखिएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली नेगेटिव था, जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव था, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दूसरी बात, न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के बराबर ही मान लो या हल्का सा भारी मान लो, इसीलिए एटॉमिक मास में दो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कौन करेंगे सर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, तो कंसिडरेबल ही नहीं है, उसको तो बाहर फेंक दो उठा के। और दूसरी बात, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसीलिए आपका एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, जिससे उसने एटम को ना तो पॉजिटिव बनाया ना तो नेगेटिव। वो तो कह रहा था जैसा है मैं तो वैसा ही रखूंगा, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ आऊंगा चुपचाप बैठूंगा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड से मजाक करूंगा ना मैग्नेटिक फील्ड से मजाक करूंगा, चुपचाप बैठ के चने खाऊंगा। चकना वाला ही है, ठीक है? कौन है ये? चकना वाला, ठीक है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो ये थी अपनी किसकी बात सर? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो एक बार थोड़ा फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी आइए। हो गया स्क्रीनशॉट? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलो चालू करते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं क्या ये बहुत अच्छा है। एक और ले लेना, मैं बस यहीं साइड में हो जाता हूं। ये लो, इसका स्क्रीनशॉट और ले लो, जल्दी ले लो। ले लिया? ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो पता होनी चाहिए कि चैडविक साहब ने एक थिन शीट ऑफ बेरिलियम लिया था, उस पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया था। अल्फा पार्टिकल की जगह अपन ने किसको लिया था? हीलियम, जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल का काम कर रहा था। इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन, तो इसमें से कई सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली थी और एक नया न्यूक्लियस बन गया था जो कि कार्बन बन गया था। और जो कई सारी एनर्जी निकली थी उसके साथ कुछ पार्टिकल भाग रहे थे, उन पार्टिकल को मैंने घेर लिया था। कितने रुपए पे रोका था? मैंने दो लोगों को लगा के 150 रुपया पे, दो लोग को 150 रुपया दिया था कि भैया ये पार्टिकल जाने का नहीं। फिर उन्होंने पैराफिन वैक्स में देख के देखा तो उन्होंने बताया हाँ सर एक पार्टिकल था जिसका मास 1U था, जो भगने की कोशिश कर रहा था चने लेके, उसको रोक लिया। ठीक है सर। तो द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल दैट वेयर एमिटेड हैज स्लाइटली ग्रेटर मास देन प्रोटॉन। मैंने कहा ना लगभग बराबर, या अगर आप बोल दो थोड़ा भारी है तो भारी है, जो बोल दिया है भारी है तो भारी है, ठीक है? थोड़ा सा भारी है बस, और कुछ नहीं, ठीक है? ही नेम्ड these particles neutrons। एग्जैक्टली क्या है? न्यूट्रॉन है। पक्का? कोई दिक्कत? चलिए तो अब देखते हैं सर, आगे कंपेयर करेंगे अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ये देखिए सर, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट किया जाता है? ई से। कभी कभी अपन ई माइनस भी लगाते हैं। प्रोटॉन को किससे करते हैं सर? पी प्लस करते हैं क्या नहीं? और भैया न्यूट्रॉन तो अपना एन बस अकेला। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है सर, होता है क्या नहीं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता है, चार्ज होता है, और वो चार्ज था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। था क्या नहीं था? ये देखिए, और माइनस साइन ये बताता है कि भैया नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर भी वही चार्ज था, बस आगे क्या लग जाएगा? प्लस। न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज था सर? 0। तो ये जो है एब्सोल्यूट चार्ज, उन पे क्या क्या चार्जेस थे? तो भैया क्या था? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, किस पे? इलेक्ट्रॉन पे, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम जरूर लगाइएगा सर, वैसे ऊपर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये P प्लस, ये E माइनस। अब अगर मैं चार्जेस को रिलेटिवली देखूं, क्या देखूं? रिलेटिवली, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन से कंपेयर करूं, तो भैया इलेक्ट्रॉन के चार्ज को प्रोटॉन से डिवाइड कर देना, कितना आएगा? 1। तो भैया इलेक्ट्रॉन का जो होता है ना वो चार्ज कितना होता है?
प्रोटॉन के कंपैरिजन में 1 ही होता है। कितना होता है? 1। बस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से बताते हैं, इसलिए क्या कह देते हैं अपन? -1। अगर अपन कहते हैं किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो भैया उसके ऊपर कितना चार्ज हो जाता है? -2, क्योंकि ये बात अपन करते हैं रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन से कंपेयर करते हुए। और एक्चुअल में अगर वो कूलम में चार्ज मांगेगा तो वो हो जाएगा -2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बात समझ गए? लेकिन अगर कोई आपसे सिर्फ सिंपल सा बोले कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर चार्ज कितना होगा, तो भैया -2। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना होगा? -5, क्योंकि ये कंपेयर कर रहे हो आप। लेकिन अगर कूलम में बोल देगा तो भैया उठा के अपने 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज ऑफ कूलम से दे देना, 32 मिला के 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आपका आंसर आपके सामने चरणों में रखा होगा सर। फिर आते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के चार्ज को भी इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करोगे तो भैया दोनों का चार्ज तो बस 1 ही है, दोनों का चार्ज तो बराबर ही है, तो ये भी 1 हो जाएगा। बस कितना हो जाएगा? +1। इसलिए अपन कहते हैं अगर आपके पास 4 प्रोटॉन है दैट मींस आपके पास +4 चार्ज है। अगर आपके पास 5 प्रोटॉन है तो आपके पास कितना चार्ज है? +5। अगर आपके पास 5.5 प्रोटॉन है तो कितना चार्ज है? 5.5। मारूंगा भी, पिछली क्लास में बताया था ना, ये सब होल नंबर में होते हैं। आधा, नौना, पौना ये नहीं होता भाई। होल नंबर में 5 प्रोटॉन होंगे तो 5 होंगे, नहीं तो 6 होंगे। 5.5 प्रोटॉन नहीं होता कुछ। 5.5 प्रोटॉन कुछ नहीं होता है। पक्का? क्लियर है बात? ठीक है। अब बात करते हैं सर मासेस में, और मास भी काहे में सर? केजी में। मैंने पढ़ाया आप लोग को, हर एक का मास निकाला था। इलेक्ट्रॉन का मास याद करो सर, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। पूरा लिख रहा हूं मैं, वहां पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ये देखिए किसका मास है? ये इलेक्ट्रॉन का। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इट इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका मास है सर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? अब सर प्रोटॉन की बात करते हैं। तो प्रोटॉन का मास भी तो अपन ने निकाला था, नहीं निकाला था क्या भैया? निकाला था प्रोटॉन का मास अपन ने सारी चीजें निकाली है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है प्रोटॉन का मास 1.6726। 4 डिजिट तक लेके चलो। कितना लेके चलो? 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये किसका मास था सर? मास ऑफ प्रोटॉन। अब सर एक चीज इंपॉर्टेंट वाली ध्यान से देंगे, फोकस। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है सर? 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन देखिए सर, ये रहा न्यूट्रॉन, 1.67 इंटू 10 की पावर -27। मतलब अगर मैं 2 डिजिट तक की बात करता हूं तो तब तक तो सेम है, देखो। लेकिन अगर मैं बात करूं 3rd और 4 डिजिट्स की, मतलब यहां पर देखिए 26 है और यहां पर देखिए सर कितना है? 49 है। यही चेंजेस है सर। इसी के वजह से मैं बोलता हूं कि भैया न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा भारी है, थोड़ा सा ज्यादा, बस। क्योंकि आगे देखो तो 1.67 10 की पावर -27 बराबर 2 डेसिमल तो बढ़िया चल रहा है। 3rd और 4th डेसिमल देखा जाए तो भैया न्यूट्रॉन का थोड़ा भारी होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का तो बहुत ही कम है, इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं करें। प्रोटॉन उससे 1836 टाइम क्या था? भारी था, तो न्यूट्रॉन तो और ज्यादा भारी हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये बात याद रखना कि इन दोनों का मास लगभग बराबर होता है। और या फिर अगर ज्यादा अच्छे से बताना हो तो भैया न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। बात क्लियर है? मेरे हिसाब से इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको भी रिलेटिव मास में ले जाते हैं। ठीक है, रिलेटिव मास में मतलब अभी अपन मास बता रहे हैं यू में। किस में बता रहे हैं? यू में। यू याद है ना, मैंने कहा था जो प्रोटॉन का मास होता है उसको अपन 1 U मानेंगे। कितना मानेंगे? 1 U। तो देखिए ये प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन के मास को अपन कितना मान रहे हैं? 1 U। लगभग 1 है, इसकी टेंशन मत लो। इसको आप सीधा सीधा भी 1 U भी मानोगे तो भी चलेगा। और अगर देखा जाए तो न्यूट्रॉन का मास भी लगभग बराबर ही है क्या नहीं? वो 3rd 4th डिजिट को छोड़ो सर, लगभग बराबर है, तो भैया ये भी कितना हो जाएगा? 1 U। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है ना सर। प्रोटॉन का मास अगर 1 U है तो इलेक्ट्रॉन का मास तो उससे 1836 टाइम हल्का है, तो उसका अगर U के फॉर्म में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.00054। ठीक है, वो भी U में। और वो तो लगभग अगर देखा जाए तो 0 U ही मानो। क्यों मानो? क्योंकि सर 0.0005 पॉसिबल ही नहीं, बहुत ही कम हो गया है, तो उसको तो कंसीडर नहीं भी करो तो भी चल जाएगा। और U मतलब क्या होता है सर? यूनिफाइड मास,
एक एटम का मास, बात करी थी ना, कार्बन के 12 हिस्से करे थे, एक हिस्से का मास कितना था 1U, उससे रिलेटिवली हर एटम्स के मास को निकाल रहे थे, तो किसमें आया था यूनिफाइड मास में, जिसको अपन ने भैया AMU की जगह रखा था, एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे अपन ने किसको रखा था, U को, जिसको अपन कहते हैं यूनिफाइड मास। फिर इसी यूनिफाइड मास को अपन ने ग्राम में कन्वर्ट किया था, तो उसको नाम दिया था ग्राम एटम्स या ग्राम एटॉमिक मास। याद आ रहा है कुछ, पुरानी यादें, पक्का, ठीक है ना, ठीक। अब क्या करा, इसी U वाले मास को कंपेयर किया गया एक दूसरे से, ये भी 1U, ये भी 1U, तो देखिए 1 1 दिख रहा है, और ये तो लगभग 0 था, तो इसको तो सीधे 0 बता दिया। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट बताता है आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए आपके मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए एटम के, जो आप सुनते आ रहे हैं और सुनते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0। और एक्चुअल वो चार्ज अगर कूलम में निकालेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर है? आगे अगर देखें मास में, तो भैया इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, प्रोटॉन का मास देखें तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, और न्यूट्रॉन का मास भी लगभग सेम, बस थोड़ा सा फर्क है 3rd और 4th डेसिमल में, ठीक है। और इनको अगर मैं यूनिफाइड मास में देखूं तो प्रोटॉन के मास को 1U, न्यूट्रॉन के मास को 1U, लेकिन अगर यूनिफाइड मास में मैं इलेक्ट्रॉन को चेक करता हूं तो वो लगभग आपका कितना मानते हैं अपन, 0। कितना मानते हैं, 0। पक्का, कंफर्म। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करी थी, थॉमसन, बस नाम स्टॉनले ने दिया था। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, रदरफोर्ड। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, चैडविक। पक्का ना, अरे अभी तो पीछे पड़ा है भाई, इतनी जल्दी भूल गए, चैडविक सर न्यूट्रॉन। तो ये था आपका सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मार्केट में आ चुके हैं। पक्का, कोई दिक्कत यहां तक? मेरे हिसाब तक यहां तक पूरा समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो सर पता है ना आपको कहां बोलना है, मेरे कान में नहीं बोलना है, राइट लेफ्ट में नहीं बोलने का उधर नीचे जो एक बटन आता है कमेंट सेक्शन, वहां पर लिख देने का, सर ये डाउट है का, जल्दी बता दो, अपन बता देगा पूरा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, पक्का, डैम श्योर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक इसका लीजिए जल्दी, चलिए एक क्लियर करके भी ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो। चलिए नोट डाउन कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये था सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब क्या देखेंगे सर आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, जरा ध्यान देंगे। अब देखेंगे अपन एटॉमिक मॉडल्स। क्या देखेंगे सर, एटॉमिक मॉडल्स। सर इसकी जरूरत, मैंने कहा हाँ पड़ेगी ना सर, क्योंकि आपको पता है एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, है ना। आपको दो चीजें पता है, एटम है और उस एटम के अंदर क्या होते हैं सर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब ऐसा मान लो कि आपके पास ये एक एटम हो गया, इसके अंदर कौन कौन है सर, एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, एक हो गया आपका प्रोटॉन और एक हो गया आपका न्यूट्रॉन। लेकिन सर आपको यह तो पता चल गया कि एटम के अंदर तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। होती तो और भी चीजें हैं, होती तो और भी हैं, लेकिन मुझे अभी उससे मतलब नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है वो, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको डिस्कवरी भी नहीं बताई। तो अपन को यहां तक पता चल गया था कि तीन तीन साइंटिस्ट आए, उनने अपनी अपनी बातें रखी और एक एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स को निकाल के चले गए। तो आज की डेट में आपको यह पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, न्यूट्रॉन की खोज हो गई, और तीनों किसके अंदर पाए जाते हैं सर, एटम के अंदर। किसके अंदर पाए जाते हैं, एटम के अंदर। लेकिन सर सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी है, सर ये पाए कैसे जाते हैं। सर ये कौन सा क्वेश्चन है, कैसे पाए जाते हैं, मतलब ये कैसे वहां पर रह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या है, प्रोटॉन का अरेंजमेंट क्या है, और भैया न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट क्या है। किसी भी मॉडल को, किसी भी एटम को अगर आपको बताना होगा तो आपको दो पार्ट जरूर बताने पड़ेंगे, दो बातें आपको पता होनी चाहिए, एक तो कौन कौन है और एक कौन कौन कहां पर रहेगा। अगर ये दो बातें आप बता दोगे तो आप पूरा डिजायर्ड एटम को तैयार कर लोगे कि हाँ भैया अब हम बता सकते हैं कि एटम ऐसा होगा, एटम वैसा होगा, ठीक है। अब बात क्या हुई, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूं, अब साइंटिस्ट लोग जुड़ गए, उनने कहा यार सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया, अब चलो अब बनाएंगे अपन एटम।
कि एटम के अंदर ये लोग रह कैसे रहे होंगे। क्योंकि भैया अगर इतिहास में अव्वल दर्जे पे आना है, नाम कमाना है, तो कर दो डिस्कवरी, सबसे बढ़िया तरीका था। क्या कर दो? डिस्कवरी। कुछ नहीं तो एनसीईआरटी में तो फोटो आ ही जाएगा, और आज की डेट में एनसीईआरटी का बोलबाला है। मैंने आपको बोला ही एनसीईआरटी से बढ़िया किताब है ही नहीं। तो भैया किसी भी हाल में मॉडल तैयार करो कि एटम के अंदर किस तरीके से पार्टिकल रह रहे होंगे, ये बताओ। ये बताना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, प्रोटॉन कैसा होगा और न्यूट्रॉन कैसा होगा। हमने कहा ठीक है सर। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल का अरेंजमेंट बताना अनिवार्य हो गया। अब सब एटम लगे हुए, सारे, सॉरी एटम नहीं लगे, सारे साइंटिस्ट लगे हुए, मैं बताएगा। बहुत सारी थ्योरीज आने भी लगी, लेकिन काफी टाइम तक थ्योरीज रहती थी, फिर डिस्कार्ड हो जाती थी, कोई ना कोई लिमिटेशंस आने लगे। तो भैया ये तो होता है, अगर रिसर्च होगी तो रिसर्च में आपको नाकामयाबी मिलेंगी, आपको दिक्कतें भी मिलेगी, आपको फेलियर भी मिलेगी। सर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो विदाउट फेलियर पहली बार में सक्सेस हो गई हो। हमेशा फेलियर मिलता है, बिना फेलियर के काम नहीं होता। इसीलिए मैं आपको कहता हूं सर, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर चीजें गलत होंगी तो फिर सही भी होंगी। गलती से सीखिए, हमने गलत क्या किया, हमने क्या ऐसा किया जो बाकियों ने नहीं किया और उनका आंसर आ गया, हमारा आंसर नहीं आया। उनने टॉप किया, हम टॉप क्यों नहीं कर पाए। जब तक आप इस बात को जानेंगे नहीं, आप मार्क्स नहीं ला पाएंगे। वही चीज यहां चल रही थी कि भैया एटॉमिक मॉडल्स तो कई सारे बन के आ रहे थे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमियां चल रही थी। और सबसे पहली बात तो मैं बोलूं, न्यूट्रॉन जब आया ना, उससे पहले ही एटम के मॉडल्स आने लगे थे। क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट ने तो ये मान लिया सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, यही दोनों मिलकर एटम बना रहे हैं। और बत्तियां आने लगी थी तभी से एक एक करके कि सर ऐसा एटम होगा, ऐसा एटम होगा, ऐसा एटम होगा। फिर जब चैडविक साहब ने बताया, अरे रुको थांबा, पहले न्यूट्रॉन भी है उसके अंदर, तब गाड़ी रुकी कि अरे यार न्यूट्रॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले तो पहले ही डिस्कार्ड हो गए, भैया हटो। तो बात ये हुई थी कि ये तीन व्यक्ति को लेके एटम तैयार करना था, ये तीन व्यक्ति को लेके एटम तैयार करना था। तो काफी साइंटिस्ट लोग लगे रहे कि सर क्या करा जाए, क्या करा जाए, कैसे करा जाए, क्या करा जाए, कैसे करें, क्यों करें, किस तरीके से बताएं कि कौन सा एटम कैसा होगा और एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा। तो साइंटिस्ट लोग कई तर्क पे निकले, साइंटिस्ट लोगों ने कुछ बातें बताई, और वो बातों की फिर हमने कहा ठीक है आगे बात करते हैं। जैसे नीड फॉर एन एटॉमिक मॉडल, बहुत जरूरत पड़ी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात कही थी कि सर जब तक नीड नहीं आती आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। पहले नीड थी कि एटम सबसे छोटा है, लेकिन किसी ने बोला नहीं एटम के अंदर भी छोटे छोटे हो सकते हैं। नीड आ गई, मतलब अब पता करना है, तो इनने पता कर लिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कितने आए थे? 34। फिर नीड आई कि सर मेन पार्टिकल्स पता करो जो एटम के अंदर पाए जाते हैं, तो डिस्कवरी चालू हो गई। सबसे पहले क्या पता चला? इलेक्ट्रॉन, फिर पता चला प्रोटॉन, और फिर पता चला न्यूट्रॉन। अब तीनों मिल गए, तो अब नीड आई कि सर एटॉमिक मॉडल कैसा होगा, तो फिर उस पर बातचीत चालू हो गई। अब साइंटिस्ट लोग ने कुछ तर्क पे निकाला, और उन्हें क्या बोला वो समझो जरा। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, scientists thought that atom consists of the proton and electron mutually balancing their charges। यही मैंने अभी आपको कहा था, न्यूट्रॉन के आने से पहले ही काफी साइंटिस्ट ने सोच लिया एटम के अंदर सिर्फ दो चीजें होंगी, एक आपका प्रोटॉन और एक आपका इलेक्ट्रॉन, बस और कुछ नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बैलेंस कर देगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कर देगा, क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज है और एक पॉजिटिवली चार्ज है। बात खत्म। ये लोग तो न्यूट्रॉन तक जा ही नहीं रहे थे। फिर चैडविक साहब ने बोला भैया रुकने का क्या, थामा, ब्रेक लगा, क्योंकि अभी एक और सब एटॉमिक पार्टिकल मार्केट में आने वाला था जिसका नाम था न्यूट्रॉन, और वो आया। उन्होंने कहा आपने कैसे दोनों को बैलेंस करके काम कर दिया। मानता हूं बैलेंस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। लेकिन एक और सब एटॉमिक पार्टिकल वहां पर आता है जिसका नाम है न्यूट्रॉन, क्योंकि एटम के एटॉमिक मास में उसका कंट्रीब्यूशन है, और अब बाहर रह के तो कंट्रीब्यूट कर नहीं पाएगा। अगर कभी भी कंट्रीब्यूशन करना है तो अंदर रह के ही कर पाएगा। दैट मींस एटम के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो इनकी बस एक ही बात गलत थी कि अंदर दो ही चीजें हैं, नहीं तीसरा भी था बस, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, वो बात तो अभी भी सही है। फिर क्या आया देखो आगे। It also appeared that the proton were in the interior of the atom।
ठीक है, प्रोटॉन अंदर है, वेयर एज द इलेक्ट्रॉन वर इन द एक्सटीरियर एंड कुड इजिली बी पील्ड आउट या पील्ड ऑफ। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहे थे, देखो बढ़िया डायग्राम बनाते ऐसे ही, अभी तो अजम्पशन वाले डायग्राम से, ये मान लो पूरा एटम होगा, ये एटम का कोई तो कोर पार्ट होगा ना, जैसे अपन कहते हैं ना कहीं बीच में तो कोई कोर पार्ट होगा, तो एटम का भी बीच में अपन एक ऐसा कोर पार्ट मान लेते हैं, इसको इनने कोर पार्ट बोल दिया। अब ये कुछ है नहीं, इसको मैंने कोर पार्ट मान लिया बस। इनने कहा इधर पे पाए जाते होंगे प्रोटॉन्स, इनने ऐसा बोला कि जो कोर पार्ट है उसमें क्या है सर, प्रोटॉन है। देखिए ना लिखा है, इट ऑल्सो अपीयर्स दैट द प्रोटॉन वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम, इंटीरियर ऑफ द एटम मीन्स द कोर, ठीक है, एंड वेयर एज द इलेक्ट्रॉन वर इन द एक्सटीरियर, मतलब इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन यहां होने चाहिए। ये ऐसा सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्सटीरियर पार्ट में होने चाहिए। अब इनकी ये सोच आई क्यों, इनने ये सोचा क्यों, कुछ तो रीजन आया होगा ना कि इनने ये सोचा कि इलेक्ट्रॉन बाहर है और एटम का है अंदर है। तो इनकी सोच आई थी सर, इनने बोला जब भी सर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम पार्टिसिपेट करता है, और जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें एक ही चीज का लेन देन होता है, इलेक्ट्रॉन का। मतलब एक एटम ने दूसरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, रिएक्शन करवा ली, या एक ने 3 ले लिए और रिएक्शन करवा ली, या तो दोनों ने बोला भाई मांडोली कर लेते, बीच में रख लेते, मिल बैठ के खाएंगे इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करी और रिएक्शन करवा ली। मतलब हर केमिकल रिएक्शन में सिर्फ पार्टिसिपेट एटम तो करता है, लेकिन लेन देन किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का। किसका लेन देन होता है सर, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का। तो उसने कहा भाई जिसका लेन देन हो रहा है वो जेब में रख के ही घूम रहा होगा। जेब में रख के मतलब अगर मैं एटम हूं तो मैं लेन देन जिस चीज का करूंगा मैं उसको कहां रख के घूम रहा हूं, जेब में, और जिसका लेन देन नहीं है मैं उसको अंदर रख के बैठा हूं, जिसका लेन देन नहीं है उसको मैं कहां रख के बैठा हूं, अंदर। मतलब उनने ये कहा प्रोटॉन का लेन देन नहीं हो रहा है, इसलिए प्रोटॉन कहां पर है, एटम के अंदर वाले पार्ट में, और लेन देन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, एक्सटीरियर पार्ट में, और जो आसानी से पुल्ड ऑफ पुल्ड इन, देखिए पील्ड आउट और पील्ड ऑफ कर दिया जाता। बात समझे, इनकी सोच क्या थी, इनने यही कहा अगर हर केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लेन देन है, फटाफट निकलते, फटाफट चले जाते, फटाफट शेयरिंग कर लेते हैं, तो भैया वो एटम के बाहर की सतह पे होगा जहां से निकालना और डालना बहुत आसान है। और प्रोटॉन का लेन देन नहीं होता, इसलिए प्रोटॉन कहां है, अंदर गड़ा के रखा है भाई, छुपा के रखा हुआ है एकदम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रोटॉन कहां पर रख रखा है, छुपा के रखा हुआ है। तो सर अब क्या, प्रोटॉन कहां पर रखा है, छुपा के रखा हुआ है। तो भैया ये प्रोटॉन का ही दिक्कत लग रहा है कि प्रोटॉन आपका एकदम सेंटर में रख दिया है, और भैया उसके आखिरी में एटम के कोने कोने पे इलेक्ट्रॉन की बरसात है। मतलब जब भी लगता है तो इलेक्ट्रॉन उचक के उस वाले एटम में चला जाता है, या दोनों मांडोली करके शेयर कर लेते हैं और केमिकल रिएक्शंस होती चली जाती हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, क्या प्रोटॉन कभी पार्टिसिपेट करता है? सर कभी ये बात आई कि केमिकल रिएक्शन में तो कभी भी प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हाँ, एक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन? नाम लिखो, न्यूक्लियर रिएक्शन। उसमें करता है प्रोटॉन भैया, उसमें प्रोटॉन का पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ और सिर्फ किसका पार्टिसिपेशन होता है? इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को इस एटम की सतह पर रख दिया। कहां पर रख दिया? एटम की सतह पे। तो ये दो बातें हुई। फिर अभी भी सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ था साइंटिस्टों के बीच में कि सर व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल्स ऑफ एटम फॉर्म, किस तरीके से ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम को तैयार करेंगे, एटम के अंदर किधर किधर बैठेंगे और किस तरीके से बैठेंगे। तो भैया फिर लड़ाइयां चालू कि कौन सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर लेके आएगा। तो वही हुआ कि बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स आना चालू हो गए। पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछता नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से सर एक कहानी चालू हुई रहा तो कहानी के किसी भी तर्क को छोड़ना मत। मैंने आपको कहा था अगर पढ़ाई को इंटरेस्ट से, एंटरटेनमेंट लेते हुए पढ़ोगे, तगड़ा मजा आने वाला है। और हर चीज कहानी के साथ लेके आऊंगा, ठीक है। मान लो आपके रदरफोर्ड, थॉमसन सब अंकल चाचा ही हैं, चाचा ही हैं सब, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो एक स्क्रीनशॉट मारो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया पक्का? चलिए तो सर अब वही दिक्कत जा रही थी सबसे पहले। तो भैया अपन को पता चला कि कई सारे एटॉमिक मॉडल्स मार्केट में आ चुके थे और एक एक करके उनको डिस्कार्ड कर रहे थे जिन जिन पे दिक्कतें आ रही थी, और आखिरी में जाके कोई तो मॉडल ऐसा होगा जो आज चला जा रहा है। लेकिन मुझे सारी हिस्ट्री पढ़नी है,
सबसे पहला मॉडल कौन, फिर दूसरा कौन, फिर तीसरा कौन और चौथा कौन। अगर आपको सबसे ऊपर दिख रहा है तो भैया सबसे वेरियस एटॉमिक मॉडल्स जो आए उसमें पहला मॉडल आया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। फिर से थॉमसन सर आ गए। सर इससे इन्हीं को नहीं पूरी दुनिया को उम्मीद थी, पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि एटॉमिक मॉडल के अंदर यह बंदा अपना हाथ आजमाएगा। थॉमसन साहब कुछ ना कुछ ऐसा लेके आएंगे जो एटॉमिक मॉडल में तूफान नहीं आएगी। और भाई आया भी। क्यों? क्योंकि सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल निकालने वाला बंदा यही था, जब कुछ भी नहीं था, ना अता ना पता, सब लापता था, तब इसने एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करके दिखाई थी, पहला सब एटॉमिक पार्टिकल निकाल के दिखाया था। बाद में तो ये बोलो कि भाई इलेक्ट्रॉन आ गया था ना तो प्रोटॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन आ गया तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन भाई ने पहला निकाला था। इसलिए भाई को हल्के में नहीं लेना है, थॉमसन शेर आदमी है। तो इसने सबसे पहला मॉडल निकाल के दिखाया। फिर इसकी कुछ कमियां आ गई उस मॉडल में, और मैंने कहा भाई इसके मतलब ये नहीं है कि भाई ने कुछ काम नहीं किया, कमियां आएंगी तभी तो नया आएगा। मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर कोई भी चीज आपके पास है उसके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको दूर कर दोगे तो आपका एक नई चीज तैयार हो जाएगी, और फिर वो और ज्यादा एक्यूरेट रहेगी, और ज्यादा प्रिसाइज रहेगी, और ज्यादा अच्छी रहेगी। तो यही सब इधर भी हुआ। थॉमसन ने एक मॉडल दिया, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कहलाया, और उसके कुछ लिमिटेशंस आ गए, कुछ गड़बड़ी आ गई, कुछ दिक्कतें आ गई, और वो दिक्कतों को सही करने का काम या फिर उनको हाथ में लेके का ये बोलने का कि मैं सुधारता हूं, वो काम उठाया दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल निकालने वाले व्यक्ति रदरफोर्ड साहब ने। तो आप समझ रहे हो, जो लोग सब एटॉमिक पार्टिकल पे काम कर रहे थे वही लोग आ रहे थे। सबसे पहले आया थॉमसन मॉडल, पहला मॉडल हमारा, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहला मॉडल आया, फिर उसकी कुछ गड़बड़ियां आ गई, उस गड़बड़ियों को सुधारने के लिए फिर हमारा रदरफोर्ड भाई आया। शेर तो ये भी था, ये भी कम नहीं। थॉमसन से कहता भाई तुम पहले तो हम दूसरे, तुम्हारी खामियां हम सुधारेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है सुधार लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो रदरफोर्ड ने फिर काम चालू किया, और इसका बहुत फेमस जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था वो फेमस हुआ मार्केट में बहुत ज्यादा, कि भैया इनने एक मॉडल दिया और उसमें क्या देखने को मिला हमको भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली कि एक इंपॉर्टेंट गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या फिर आपने पढ़ा भी होगा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिससे कई सारी बातें पता चली एटम के बारे में। और एक इंपॉर्टेंट नाम आया था उस एक्सपेरिमेंट ने, आप सब लोग ने सुना भी होगा 9th क्लास में, द वर्ड न्यूक्लियस। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी कि एटम का दिल है एक अंदर, जिसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियस, और उस दिल को पकड़ने वाले साइंटिस्ट का नाम था रदरफोर्ड। क्या था? रदरफोर्ड। लेकिन उस दिल के साथ तो थोड़ी खिलवाड़ इनने भी कर दिया, कुछ गलतियों वाली बातें हो गई, लेकिन फिर भाई बात तो वही है, दिल तो बच्चा है जी। बोर साहब ने बोला हम इस दिल को संभाल लेंगे, हम इस दिल का ख्याल रख लेंगे। तो फिर जो भी गलतियां हुई थी उस मॉडल में, उसको संवारने का काम किसने किया? बोर्स मॉडल ऑफ एटम ने। अगर आपने देखा हो तो 9th की एंडिंग में आते हैं भाई, और फिर आप लोग का चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। आपको लगता है भाई आज तो वन एंड ओनली एक ही भाई है जिसका मॉडल मार्केट में चल रहा है, जिसका नाम है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने बोर्स का मॉडल पढ़ा ही नहीं था। आपने जो पढ़ा था वो 10-15% था। बोर्स का मॉडल ये बड़ा है। बोर्स ने कई सारे काम किए थे, बहुत बढ़िया काम किया बोर्स ने। बोर्स के टाइम पे तो एटम अलग ही हो जाएगा। रदरफोर्ड तक तो एटम बढ़िया चल रहा था, मटक रहा था, कोई दिक्कत नहीं। बोर्स के टाइम पे तो भैया वो एटम ब्रेक डांस करने लगता है, माइकल जैक्सन बन जाता है। बहुत सारी चीजें आने वाली है, ठीक है, बहुत कुछ आएगा उसके अंदर फिर। लेकिन सर जैसा कि आप लोग ने सोचा था 9th में कि बोर्स के बाद कुछ नहीं है, बोर्स एक फाइनल एटम आ गया आपके पास, फाइनल स्ट्रक्चर आ गया बोर्स का, फाइनल मॉडल तैयार कर दिया बोर्स साहब ने, तो ऐसा नहीं था। उनके में भी कोई दिक्कतें आई। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए और फाइनली आज जो मॉडल एक्सेप्ट किया जा रहा है, अल्टीमेट मॉडल जो आज चल रहा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मार्केट में अभी एक ही मॉडल है जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। स्कॉडिंडर साहब ने इसमें थोड़ी सी अपनी इनपुट डाली है,
काफी साइंटिस्ट ने इसके अंदर इनपुट डाली है। और ये बताऊं तो ये कब आया, जब क्वांटम मैकेनिक्स आ गई थी, क्वांटम फिजिक्स आ गई थी मार्केट में। इलेक्ट्रॉन का रहना, घूमना फिरना, शॉपिंग मॉल, ये वो फलाना डिमका, सब कुछ इसके अंदर आ गया। और मैंने कहा जिस दिन मैं ये पढ़ाऊंगा उस दिन आप, मैं बोल रहा हूं ना, चेयर पे खड़े हो के नाचेंगे, जिस तरीके से मैं ये बताऊंगा। क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन और आप एक समान हो जाओगे। जैसे आपकी दुनिया है वैसे ही अंदर इलेक्ट्रॉन की दुनिया है। ये मॉडल के तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो आज अभी सब टाइम पे एक ही मॉडल है जो चल रहा है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये पूरा सही है, मैं ये बोल रहा हूं चारों के अंदर सबसे सही मॉडल और सबसे सही हद तक का मॉडल अभी यही है। हो सकता है आने वाले टाइम पे इसमें भी कुछ कमियां निकल जाए, कोई नया आ जाए, लेकिन आज तो यही है सर। अभी तो जैसा भी है सिर्फ एक ही है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो ये चारों मॉडल्स अपन को पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सर अब चालू हो रहा है आपका चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि एटम का स्ट्रक्चर आखिर है कैसा, कौन बताएगा। तो पहले थॉमसन बताएंगे, फिर बताएंगे नहीं 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 थॉमसन गलत है, रदरफोर्ड बताएंगे, रदरफोर्ड बोलेगा नहीं 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 नहीं, बोर कहेगा ये भी गलत है, मैं बताऊंगा, और आखिरी में वो मॉडल जाके रुकेगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पे। इतनी बात क्लियर है सर। मैंने आपको कहा था कहानी सिरे से चलेगी तो मजा भी आएगा और बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। तो ये चारों मॉडल आपको पता होने चाहिए। फटाफट एक बार चारों मॉडल का नाम लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट मारो। हो गया? ठीक है। तो सबसे पहला मॉडल मार्केट में आता हुआ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। देने वाले साइंटिस्ट का नाम जे थॉमसन। सबसे पहला एटम का मॉडल अगर किसी ने दिया था तो किसने दिया था सर? जे थॉमसन ने। इनने किस चीज की डिस्कवरी करी थी सर? प्रोटॉन की। किसकी डिस्कवरी करी हुई थी? प्रोटॉन की। यह बात आपको पता होनी चाहिए। तो पहला मॉडल, चलिए नोट डाउन कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब अपन आते हैं सबसे पहला मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, करें चालू, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो फर्स्ट मॉडल जिसका नाम है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, देने वाले साइंटिस्ट का नाम जे थॉमसन। अब सर इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जे थॉमसन ने पहला सब एटॉमिक पार्टिकल दे दिया था जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन, दे दिया था। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी अभी नहीं हुई थी। प्रोटॉन कौन करेगा? रदरफोर्ड करेंगे। इसके पहले इनने अपना मॉडल पब्लिश कर दिया। अब क्यों कर दिया सर? बहुत से लोग लगे हुए थे कि सर मॉडल बनाएंगे थॉमसन साहब। जैसे उनने इलेक्ट्रॉन बताया तो मॉडल कौन बताएगा? थॉमसन सर। सबने चढ़ा दिया उनको, यहां बिठा लिया सबने कि भाई थॉमसन भाई तो शेर है, थॉमसन भाई भगवान है, यही बताएंगे हमें कौन सा एटॉमिक मॉडल। अब सब लोग ये सोचने लगे कि भैया यही शेर है, यही बताएगा, क्योंकि पहला सब एटॉमिक पार्टिकल किसने निकाला? थॉमसन सर ने। क्या निकाला? इलेक्ट्रॉन निकाला। तो इनने भी कहा यार अब क्या करूं क्या करूं, ये टेंशन में, दिन रात टेंशन, सुबह टेंशन, शाम को टेंशन, टेंशन के माने खाना ही नहीं खा रहे। थोड़ी सी दिक्कत हो गई, मतलब कि हेल्थ बिगड़ने लगी भैया टेंशन के मारे। तो फिर डॉक्टर आए, सलाइन वलाइन चढ़ाया, उनने कहा भाई फ्रूट्स खाओ। गर्मियों का समय चल रहा था, उनने कहा फ्रूट्स खाओ, भर के फ्रूट्स खाओ। सबसे बढ़िया आप खाओ तरबूज, उसमें फाइबर बहुत है ना, वो खाइए, हाइड्रेट भी रखेगा बॉडी को, ये सारी चीज। अब भाई ये वो खा रहे, तरबूज खा रहे, फिर भी टेंशन चल रही, अरे यार मॉडल बनाना है, मॉडल बनाना है, मॉडल बनाना है। इनने कहा यार क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। इनने तरबूज को देखा सामने, इनने कहा भैया यही है मॉडल। इनने कहा यही है एटम, देख रहे हो तुम, मतलब बोल दिया यही एटम है। देखो थॉमसन भाई क्या खा रहे थे? वाटरमेलन। उनने कहा यही मॉडल है, मतलब कुछ आ नहीं रहा दिमाग में, कुछ भी साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कह दिया मॉडल यही है भाई, मैं नहीं जानता, मॉडल यही है। अब इनने कहा कैसे? बाकी साइंटिस्ट ने बोला ठीक है सर, हम आपसे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, हम आपको ये तो नहीं बोल सकते कि भाई ये कैसे बोल दिया आपने, लेकिन आप थोड़ा एक्सप्लेन तो कर दो, मतलब आपका क्या विजन रहा इसको देख के, क्या अप्रोच रही, कैसे आपने वाटरमेलन को मॉडल बोल दिया एटम का, वो थोड़ा हमें बता दो। तो उन्होंने कहा बता देंगे। उन्होंने कहा यार बोल तो दिया है, अब तो बात फंस गई है बीच में, और नाम बहुत था थॉमसन। तो उन्होंने कहा बताना तो पड़ेगा। तो इनने ये बोला कि सर ये जो वाटरमेलन होता है, पहली बात तो गोल है, तो एटम भी क्या है? गोल है। तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डाल्टन ने भी पहले एक बार बोल दिया था कि एटम कैसा होता है? गोल होता है, तो उस बात पे कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात इनने ये कहा
एटम जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन के अंदर आप देखते हो पूरा लाल लाल मिलता है जो अपन खाते हैं मेनली। तो उन्होंने कहा ये वो जो पूरा लाल जो फ्लैश मिलता है उसके अंदर जो अपना काम का है, जिसको अपन निपटा लेते हैं, उसको इन्होंने नाम दिया पॉजिटिव चार्ज मटेरियल। क्या नाम दिया उसको सर? पॉजिटिव चार्ज मटेरियल। उन्होंने कहा वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर। हमने कहा ठीक है सर। और वो जो बीजे हैं जो बीच बीच में फंसे हुए जिसको अपन थूक देते हैं ऐसे, हट ये काम का नहीं है, तो वो जो बीजे हैं उनको नाम दिया इसने काय का? इलेक्ट्रॉन का। और उस पूरे तरबूज को इस तरीके का एटॉमिक मॉडल बता दिया इन्होंने। क्या किया? जिसमें ये पूरा दिख रहा है लाल लाल पूरा, तो इसको क्या किया इन्होंने? प्लस बता दिया। क्या बता दिया? प्लस। एक मिनट, ये प्लस दिख रहे हैं, इसको इन्होंने क्या बता दिया? ये आपका रेड वाला मटेरियल है। और जो आपके वो उसमें सीड्स हैं, तरबूज के जो बीजे हैं, उसको इन्होंने क्या बता दिया? इलेक्ट्रॉन्स बता दिए ये। तो हमने कहा ठीक है सर। मतलब उन्होंने कैसे भी वाटरमेलन को तब्दील कर दिया एक एटॉमिक मॉडल में। कुछ बोलने को नहीं था तो करना ही पड़ेगा। अब सर एक बात याद रखना, इनने क्या मेंशन किया? पॉजिटिव चार्ज। इनने प्रोटॉन मेंशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी थी और वो बाद में करी थी। उससे पहला मार्केट में मॉडल आ चुका था। और इनने ये तर्क लगाया था, इनने कहा था किसी भी एटम को टच करो तो झटका तो नहीं लगता है सर, और मेरा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव था, तो झटका लगना चाहिए था क्योंकि चार्ज है। मतलब अंदर कोई ना कोई चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर रहा है। और नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए उन्होंने बोला एटम के अंदर जो दूसरा मटेरियल है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो आधे बच्चे तो यही बोलते हैं, अरे यार ये पॉजिटिव चार्ज क्यों बोल दिया, इनको तो पता ही नहीं था। तो इनने तो अपने इलेक्ट्रॉन को देखा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज था सर? नेगेटिव। और नेगेटिव को अगर कोई न्यूट्रलाइज कर सकता है तो वो डेफिनेटली कौन करेगा सर? पॉजिटिव करेगा। तो ये इनने उठाया मार्केट में और फेल दिया, दे दी, पकड़ा दी सारे साइंटिस्टों को एक गोटी। और ये गोटी चल भी गई, काफी दिनों तक चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि इनसे कोई भाई, आप समझ रहे हो, सीधे मुंह नहीं बोल सकता था कि सर आपने गलत दिया। क्योंकि उस टाइम पे एक ही शेयर था, मैंने आपको बोला ना, एक ही जलजला चल रहा था, थॉमसन थॉमसन थॉमसन। क्योंकि भैया पहला सब एटॉमिक पार्टिकल मार्केट में निकाल दिया था जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। क्या था? इलेक्ट्रॉन। अब आओ देखो ध्यान से, यहां पे जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट टू गिव एन एटॉमिक मॉडल। पहला व्यक्ति जिसने एटॉमिक मॉडल दिया था, ही प्रपोज्ड इट बिफोर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस। आप समझ रहे हैं? प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई और एटम मार्केट में आ गया। तो ये थे थॉमसन। ठीक है। और काफी हद तक हम लोग थोड़ा बहुत इसका बेस मानते भी नहीं है, मानना पड़ेगा भी। ये नहीं कहते पूरा तरीका सही है, सब कुछ सही है, इसको बाद में अपन नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें काफी सारी खामियां थी, लेकिन एक बेस मार्केट में आ गया था। मतलब सर एटॉमिक मॉडल किसकी तरह है? वाटरमेलन। चाहे तो उसको थॉमसन मॉडल बोल दो या वाटरमेलन बोल दो, दोनों का नाम एक ही था। और एक और नाम दिया था, देखिए सर क्या है? प्लम पुडिंग मॉडल। एक केक होता है, क्रिसमस के टाइम पे बनता है, जो घर में बनाते हैं, बढ़िया, उसमें ऐसा देखो इस तरीके का ब्रेड होता है पूरा। ठीक है, इस तरीके का पूरा ब्रेड, थोड़ा और अच्छा बनता होगा, मैंने ऐसे ही बना दिया। ठीक है। और उसमें क्या होता है? ड्राई फ्रूट्स लगे रहते हैं। देखो ऐसे ये ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं, दिख रहा है? ये पूरे ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं। तो उनने इससे भी कंपेयर कर दिया उसको। उनने कहा जो पूरा ब्रेड का मटेरियल है, किसका मटेरियल सर? पूरा ब्रेड वाला मटेरियल जो है, ये वाला जो मटेरियल है ना, ये पूरा, ये जो मैं बना रहा हूं रेड रेड के बीच में जो है, ये पूरा ब्रेड वाला मटेरियल, उनने इसको, ये ब्रेड वाले मटेरियल, ये व्हाइट वाले को नाम दिया पॉजिटिव चार्ज। क्या नाम दिया सर? पॉजिटिव चार्ज। और ये जो रेड वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है? रेड वाला, मतलब ये जो है, इसको नाम दिया उनने इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दिया सर? इलेक्ट्रॉन्स। और उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज ये आपस में एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काउंटर। और काउंटर करेंगे तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, और मिलके क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। इसीलिए आपका एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है सर? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस तरीके से इन्होंने बताया कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है सर? न्यूट्रल होता है। इधर पे ही वही बात थी, पूरा पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को काउंटर कर रहा था।
खत्म कर रहा था। इसी तरीके से इन्होंने बताया कि ये जो मैंने एटॉमिक मॉडल बताया है, ये पूरा एटॉमिक मॉडल कैसा होगा सर? न्यूट्रल होगा। कैसा होगा सर? न्यूट्रल होगा। ये बात इनने बोली यहां पे। तो ये बिल्कुल बेसिक सा मॉडल था और इस मॉडल को हम और नाम से जानते हैं, जैसे कि वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल, जो मैंने आपको नीचे बताया, केक जैसा जो क्रिसमस पे बनाया जाता है। एज द इलेक्ट्रॉन इन द स्फीयर of the positive charge were like dry fruits in a spherical Christmas pudding। ठीक है, केक कोई बना वाला मॉडल देख रहे हो। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है, इतनी बढ़िया गोटी पकड़ा दी इनने मार्केट में, इनने कहा भैया एटम जो है वो वाटरमेलन है और कुछ नहीं मिला तो एटम जो है वो प्लम पुडिंग केक है ना। हमने भी कहा यार ठीक है चलो, और क्या कर सकते हैं, और क्या बोलोगे भाई आपको? थॉमसन भाई है ना। आज की डेट में मान लो आप लोग पढ़ते हो, आपकी क्लास में कोई टीचर कुछ पढ़ा के चला जाए तो आप ये थोड़ी बोलोगे गलत पढ़ाया, टीचर है भाई वो, है ना। अगर कॉन्फिडेंट तगड़ा दिखा दिया और उन्होंने मार्केट में आपको लॉलीपॉप भी पकड़ा दी तो आप तो यही कहोगे भाई क्या कर सकते हैं, टीचर है। तो यही बात समझिए। तो उस टाइम पे थॉमसन मतलब थॉमसन, पहला सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, वो सही था। तो इन्होंने सोचा ये भी सही होगा, इन्होंने उठा के पकड़ा ही, सारे साइंटिस्ट ने पकड़ भी ली, कोई दिक्कत नहीं, सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बिंदास चल रहा है। तो उन्होंने ये बताया कि सर पूरा पॉजिटिव चार्ज और साथ ही साथ मेरा पार्टिकल जो मैंने निकाल के दिया, सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे को काउंटर करते हैं और न्यूट्रल कर देते हैं। इसीलिए आपका एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है सर? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इस तरीके का मॉडल इन्होंने मार्केट में रखा है। यह आपका पहला मॉडल था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। पूरी दुनिया में एटम का पहला मॉडल मार्केट में आया जिसका नाम था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, या वाटरमेलन मॉडल, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। तीनों का नाम एक ही है। इतनी बात समझ में आई? पहले इसको नोट डाउन करो फिर आगे बात करते हैं। ये ड्राइंग भी बना लेना सर, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसको ड्राइंग नहीं बोलेंगे, इतनी गंदी बनाइए तो इसको ड्राइंग बोलेंगे, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट डाउन करिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी एक स्क्रीनशॉट ले लो तेजी में, जल्दी। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो भैया थॉमसन साहब ने एक गोटी दे दी थी, अरे गोटी नहीं, एक मॉडल दे दिया था, मॉडल के रूप में गोटी दे दी थी, वो बात अलग है। तो वो लेकिन मार्केट में आ गई थी, ठीक है। चलो आओ, ये इसके पोस्टुलेट्स हैं थोड़े से, ये मान लो। An atom consists of a positively charged sphere and electrons are embedded in it। यही बोला था इनने कहा एटम जो है, पूरा एटम स्फेरिकल शेप में है और पूरे स्फेरिकल शेप में सिर्फ कौन सा चार्ज अवेलेबल है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज अवेलेबल है? पॉजिटिव चार्ज। और उसके बीच बीच में हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स को लगा दिया गया है, एम्बेडेड फॉर्म में है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये पूरा का पूरा चार्ज देखिए, मैं ग्रीन से बताऊंगा प्रोटॉन वाला, तो ये पूरा दिख रहा है आपको, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे अपन, ये जो पूरा ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा इनने क्या नाम दे दिया? प्रोटॉन। क्या नाम दे दिया सर? प्रोटॉन। और जो बीच में गोले गोले से दिख रहे हैं वो क्या हो गए सर? आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्या हो गए सर? इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके का मटेरियल इनने मार्केट में रख दिया। दूसरी बात इनने क्या कहा? सर जितना ये पूरा स्फीयर क्लाउड है पॉजिटिव चार्ज का, वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो जो पॉजिटिव चार्ज था, जो पॉजिटिव चार्ज था वो जस्ट किसके बराबर हो जाएगा सर? नेगेटिव चार्ज। जो कौन प्रोवाइड करेगा आपको? इलेक्ट्रॉन। कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। और आपका जो एटम होगा, जो आपका एटम होगा वो क्या होने वाला है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने वाला है। क्या होने वाला है सर? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसलिए आप किसी भी एटम को हाथ लगाओ, आपको करंट नहीं मिलेगा, आपको करंट नहीं मिलेगा, वो झटका नहीं मारेगा आपको। क्या नहीं मारेगा? झटका। ठीक है। तो ये बातें किसने करी सर? थॉमसन साहब ने। किसने? थॉमसन साहब ने। अगला भी पढ़ लेते हैं। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इट हैज बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज इन इक्वल मैग्नीट्यूड। मैंने यही तो बोला, दोनों बराबर है। बराबर है तो एक दूसरे को काउंटर करेंगे, काउंटर करके कैंसिल कर देंगे, और जब कैंसिल कर देंगे तो फिर अपन क्या बोलेंगे? एटम कैसा है सर? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कैसा है सर? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये कुछ बातें इनने रखी अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में। किसका एटॉमिक स्ट्रक्चर? थॉमसन मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और जिसमें उन्होंने ये सब बातें अपने सामने रख दी।
कोई दिक्कत की बात? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मजेदार है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, बहुत मजा आने वाला है। इनकी जो गोटी थी वो गोटी को कोई पकड़ेगा भाई, जल्दी फटाफट नोट डाउन करिए। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब क्या हुआ सर, इनने ये तो बता दिया कि आपका एटम स्टेबल है। एटम क्या है? स्टेबल है। स्टेबल नहीं बता पाए थे, ये मेनली बता के गए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन ये नहीं बता पाए कि एटम जो है वो स्टेबिलिटी का कारण क्या है। एटम तो स्टेबल ही होता है, अपन जान रहे हैं ना, हर एटम क्या होता है, लगभग स्टेबल ही होता है, लेकिन उस स्टेबिलिटी का कारण क्या है वो नहीं बता पाए। तो सर ये सब फिर कौन बताएगा? तो क्या हुआ सर, इनने जो बातें कही ना, इसके बाद अब रोल में आया रदरफोर्ड। कहता है सर सत्ता चल रही है तो क्या मतलब है, थॉमसन चल रहा है तो क्या मतलब है, गलत होता है तो गलत होता है। अब इसने अपनी पार्टी बनाई, ये मार्केट में दबदबा बनाने आया। कौन? रदरफोर्ड। इसने कहा ऐसे नहीं, जैसे भाई फेमस हुआ इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करके, वैसे ही मैं भी कुछ करेगा। इनने कहा एक और पार्टिकल, इनने कहा ये जो पॉजिटिव चार्ज बोला है तो इसकी जगह भी तो कुछ होगा। इनने डिस्कवरी चालू करी, और वो डिस्कवरी मैंने आपको बता दी, ये लेके आए सर सबसे दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका नाम था प्रोटॉन। अब भाई जैसे ही प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, मार्केट में भाई का नाम चालू, रदरफोर्ड। अब थॉमसन के अपोनेंट में एक व्यक्ति आ गया था जिसका नाम था रदरफोर्ड। कौन आ गया था? रदरफोर्ड। मतलब अब मार्केट में दो नाम खड़े हो गए थे कि भैया साथ ही साथ अगर थॉमसन को कोई टक्कर देगा तो कौन देगा? रदरफोर्ड देगा। अभी तक सब पप्पू चल रहे थे कि भाई थॉमसन ने जो बोल दिया तो वो सब था, थॉमसन ने गोटी दी, हमने भी गोटी ले ली, थॉमसन ने लॉलीपॉप पकड़ाई, हमने लॉलीपॉप खा ली। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा नहीं, पहले मैं प्रूव करूंगा, मैं पहले एक्सपेरिमेंटली चेक करूंगा, उसके बाद अप्रूव करूंगा आपका सही है कि नहीं है। तो अब थॉमसन तो भाई जानता था कि उसका भी नाम है, थॉमसन ऐसे सामने कुछ बोल थोड़ी सकता था कि मेरा सही है, बाकियों को तो दबा दिया था। लेकिन भाई ने भी क्या निकाल दिया? प्रोटॉन निकाल दिया। तो अब हर कोई नहीं दबा सकता था, रदरफोर्ड बोलता था मैं भी हूं आराम से। तो ठीक है, अब रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे। क्या करे सर? कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, और उससे निकल के आए ड्रॉबैक। किसके ड्रॉबैक निकल के आए? थॉमसन के। थॉमसन को यहीं पकड़ा जा सकता था कि भैया आपने जो बातें बोली, उन बातों में जो सही बात है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गलती है, जो उस गलती को पकड़ लेगा वो शेर हो जाएगा। और वो पकड़ा किसने? रदरफोर्ड ने। अब देखिए ड्रॉबैक क्या था। थॉमसन मॉडल कुड एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। उसने ये तो बता दिया था कि एटम न्यूट्रल है, और किसकी वजह से? वो पॉजिटिव चार्ज जिसके बराबर क्या प्रेजेंट है वहां पर? इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं और स्टेबल है। इस बात में रदरफोर्ड ने भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा सर इस बात में तो आप 100 आउट ऑफ 100 सही हो, लेकिन बाकी में क्या? तो थॉमसन बोले बाकी मतलब? तो उन्होंने कहा देखो, बट इट कुड नॉट अकाउंट फॉर द रिजल्ट फॉर द लेटर एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, और रदरफोर्ड ने बोला कि आप मुझे कैसे बताओगे स्टेबिलिटी ऑफ एटम? क्या बताओगे? स्टेबिलिटी ऑफ एटम बताओ जल्दी। तो अब भाई थॉमसन ने बोला मैंने बताया तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। उन्होंने कहा सर वो क्वेश्चन अलग है, मैंने ये नहीं पूछा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी, उस पर तो मैंने आपको 100 आउट ऑफ 100 दे दिए कि भैया एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, आपने ये प्रूव करा, आपने ये बताया, इस बात पर मैं भी एग्री करता हूं बिल्कुल। लेकिन आप मुझे ये बता के दो कि एटम स्टेबल क्यों है। तो अब रदरफोर्ड सर थोड़ी देर सोचते रहे, इधर उधर देखे कि भाई ठीक है बेइज्जती तो हो रही है, और थोड़ी मुंडी नीचे करी और मुंडी हिला दी, नहीं पता। रदरफोर्ड ने बोला तो ये आपकी पहला ड्रॉबैक, क्या? कि एटम स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाए। एटम की जो स्टेबिलिटी थी वो कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाए सर? रदरफोर्ड। सॉरी रदरफोर्ड नहीं, थॉमसन। क्योंकि भैया रदरफोर्ड ने कहा भैया एटम स्टेबल है तो उसकी स्टेबिलिटी तो बताओ, क्योंकि क्या होता है कुछ एटम रिएक्ट नहीं करते, वो तो स्टेबल ही होते हैं, और कुछ इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो क्या करते हैं तुरंत रिएक्ट करके स्टेबल में कन्वर्ट होते हैं, और कुछ बहुत आराम से रिएक्ट कर रहे हैं। तो कारण क्या है? एटम का जल्दी रिएक्ट करना, एटम का रिएक्ट नहीं करना, और एटम का देर से रिएक्ट करना। कुछ तो रीजन होगा स्टेबिलिटी का, तो वो नहीं बता पाए। तो पहला ड्रॉबैक तो आ गया एटम की स्टेबिलिटी। दूसरी बात, दूसरी रदरफोर्ड ने बोला सर मेरे एक्सपेरिमेंट के दौरान मुझे यह पता चला कि एटम पजेस, ठीक है, एटम पजेस्ड एनर्जी।
एटम के अंदर एनर्जी होती है और मार्केट में शोर शराबा चालू हुआ। अच्छा सर नई बात, एटम के अंदर एनर्जी होती है। मैंने कहा हाँ, रदरफोर्ड ने बोला होती है, एनर्जी होती है। तो सब बोले सर कौन सी एनर्जी? उन्होंने कहा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मींस व्हाट? सर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है, साथ ही साथ उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो थॉमसन ने बोला हाँ सर एनर्जी होती है। उन्होंने कहा बताओ कैसे? बताओ उसमें काइनेटिक एनर्जी है तो किसके वजह से काइनेटिक एनर्जी है, और कौन है काइनेटिक एनर्जी में मूव कर रहा है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब पार्टिकल किस में होगा? मोशन में होगा। तो बताओ एटम के अंदर कौन मोशन में? आपने तो कह दिया बराबर बराबर जमे हुए बैठे हुए, तरबूज है, प्लम पुडिंग है, ड्राई फ्रूट उचकते थोड़ी रहते इधर उधर, वो तो बैठे रहते अपनी जगह पे। अगर एक तरबूज है, तरबूज के अंदर जो बीज जहां लगे वो वहीं लगे रहेंगे, ये थोड़ी कूद के इधर आ गया, कूद के उधर आ गया। उन्होंने कहा कैसे काइनेटिक एनर्जी है बताओ? फिर चुपचाप हो गए। फिर थॉमसन साहब की मुंडी नीचे और उन्होंने बोला नहीं पता। तो ये दूसरी गलती। तो सर यहां घेर दिया किसने? रदरफोर्ड ने। भरी सभा में 2 क्वेश्चन पूछ लिए, 2 क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे पाए। और उस दिन से भैया जो थॉमसन ऐसा चल रहा था, बाकी सब तो नीचे थे, रदरफोर्ड यहां आ गया था, तो उस दिन से भैया दोनों आ गए बराबरी पे। अच्छा सर बराबरी पे क्यों आए? क्योंकि सर अभी रदरफोर्ड ने थोड़ी बता दिया। रदरफोर्ड बता देता तो मैं इसको ऊपर कर देता। अभी रदरफोर्ड ने बताने नहीं, अभी रदरफोर्ड ने क्या बताया? थॉमसन की गलतियां क्या है। अगर आप उस गलतियों को रदरफोर्ड सुधार देगा तो रदरफोर्ड कहा जाएगा ऊपर। तो अब मार्केट में बात आ गई कि भैया थॉमसन की तो लग गई, लगाने वाले का नाम रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बता दी उसकी गलतियां, लेकिन गलतियां सुधारो। तो अब मार्केट में सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, रदरफोर्ड रदरफोर्ड रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड बोलता है यार मेरे को भी चढ़ा दिया इनने तो ऊपर, अब मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। लेकिन इसकी तबीयत खराब नहीं हुई, इसने तरबूज आम वाम नहीं तो पता चले इसकी तबीयत खराब। और अगला ये आगे बोले कि भैया अब जो एटम होता है वो भैया किसकी तरह होता है? ककड़ी की तरह, खीरा की तरह होता है। ऐसा ना बोलते हैं ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो एक्सपेरिमेंट के साथ लेके आएगा, और बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है जो आपने पहले पढ़ा भी हुआ है वो लेके आएगा। ठीक है, लेकिन अभी बात क्लियर होती है कि ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल, कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट्स करे और उस एक्सपेरिमेंट के तहत कुछ तर्क रखे उनने, कि जैसे एटम की स्टेबिलिटी और एटम पजेस एनर्जी विच मींस काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, उसको कौन नहीं बता पाया? थॉमसन। इसीलिए ये कहलाते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन। इतनी बात क्लियर हुई। थॉमसन का मॉडल समझ में आया? तरबूज, प्लम पुडिंग, क्लियर हुआ। पॉजिटिव चार्ज, उसके बराबर क्या? इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहां तक बात बिल्कुल सही थी। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है अनटिल एंड अनलेस उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया ना हो या लिया ना हो। ठीक है, लेकिन वो 2 चीजों में हार गए कि भैया एटम की स्टेबिलिटी और एटम पजेस एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनके बारे में कोई भी तर्क नहीं दे पाए। तो यहां पर जाके थॉमसन का मॉडल हो गया है निरस्त। अब नया मॉडल मार्केट में आएगा, और मार्केट में एक ही नाम चल रहा है जिसका बोलबाला है, और उसका नाम है रदरफोर्ड। तो अब पूरी दुनिया फिर से रदरफोर्ड की तरफ ऐसे देख रही है कि शायद इस बंदे ने जैसे प्रोटॉन निकाला, जैसे थॉमसन की गलतियां निकाली, वैसे ही एक नया मॉडल निकालेगा और हमें एक नया एटॉमिक मॉडल देगा जो हमें बताएगा एटम का अरेंजमेंट, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। और रदरफोर्ड भी बहुत तेज, लग गए प्रैक्टिस करने, लग गए एक्सपेरिमेंट करने की, निकाल के तो मैं बताऊंगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ये था ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी हो गया, लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये थे ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल। अब थॉमसन का बोलबाला खत्म। ऐसा नहीं है सर कि आप ये बोल दो कि उनने कुछ नहीं किया है, किया उनने भी बहुत है, लेकिन गलतियां होती हैं। सबसे पहला हमेशा याद रखिएगा, एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? थॉमसन ने। लेकिन ठीक है, गलतियां हो गई, कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो मार्केट में नया शेयर तैयार हुआ है जिसका नाम है रदरफोर्ड, अब मुझे देखना है कि वो क्या लेके आने वाला है, और वो आएगा नेक्स्ट लेक्चर में कल रात को 8 बजे। तो आई होप बढ़िया समझ में आया होगा। कहानी क्लियर है क्या? नहीं पक्का ना? कैसे चालू किया, कैसे खत्म किया, पूरा थॉमसन लेके आया हूं इसके अंदर में, पूरा का पूरा थॉमसन मॉडल, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, एक तो मैंने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बताया और साथ ही साथ थॉमसन मॉडल बता दिया। अच्छे से नोट बनाएंगे, पूरे लिखेंगे पोस्टुलेट्स, फिर ड्रॉबैक लिखेंगे, क्या दिक्कतें आई थी। अब इंतजार करेंगे किसका? रदरफोर्ड भाई साहब का, कि वो क्या लेके आ रहे हैं कल।
मैं तो लाऊंगा ही, लेकिन मेरे साथ कंटेंट में कौन रहेगा? रदरफोर्ड, द रियल हीरो अभी हमारी केमिस्ट्री का। फिर देखते हैं आगे हीरो बदलते हैं, जमाना चेंज होता है, तो अभी तो हमारे लिए अगले कौन है? रदरफोर्ड है। और मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो सर प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में, जहां से मैं आपकी दिक्कतों को दूर कर सकूं। और अगर दिक्कतें हैं तो उसी टॉपिक्स को मैं कहां लेके आऊंगा? लाइव क्लासेस में। ठीक है, पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जहां पर आपको प्रोवाइड होती है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री में, और वो भी फुल कंटेंट, और जो नहीं है वो कंटेंट भी अवेलेबल होगा जेईई नीट के लिए। अगर आप चाहें तो ये सब आप YouTube पे बढ़िया तरीके से देख रहे हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जहां पर प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब कुछ मिलेगा विदाउट एनी एड। और मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आपको दिखता ही है, जैसे मैं बताता हूं, ये टॉपर्स, जहां पर आपको भी आना है। और आना कब होगा? जब आप मेहनत करेंगे सर, प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि तुम टॉप करोगे, तुम्हें चढ़ा दिया तो तुम कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं। अगर किसी को उम्मीदें हैं तो काम करेंगे। सर थॉमसन से भी उम्मीद थी, उनने कुछ दिया भी, ऐसा नहीं कि यार हर कुछ दे दिया। तरबूज खा रहे थे, तरबूज पकड़ा दिया, उसमें भी कुछ अच्छी बातें थी। रदरफोर्ड से भी उम्मीदें। सर उम्मीद वर्ड तभी जुड़ता है जब आप में कुछ करने की दम होती है। तो मुझे तो है कि आप लोग ला सकते हैं टॉप, अब आपको उस पर खरा उतरना है और यहां पर फोटोज लेके आनी है आपको। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेके आया है टॉप कोर्सेज। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में तो सीबीएसई में आप लोग मुझसे मिलते ही हैं। क्लास 11th की केमिस्ट्री जो कि पढ़ाता हूं मैं, नाम पता ही है, हेमंत उमरे। ठीक है, फिर और क्या है? स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर हिंदी मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो सर बहुत कुछ कर रहा है मैग्नेट ब्रेन्स, बस लगे रहिए, जुड़े रहिए और बस ऐसे ही बने रहिए। और कोई भी दिक्कत हो बताते रहिए, तो हम उसका सुधार कर पाएंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। नया लेक्चर कौन आने वाला है? नया शेर, रदरफोर्ड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।